हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आशीष पटेल अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एपी क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पर दोस्तों, यूपी डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो है दोस्तों, हम आज अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अध्याय 5 तक अध्ययन कर चुके हैं, जिसको हमने कई पार्ट में वीडियोस को बनाया है। अगर आप नए हो तो उन पार्ट को पहले देखें, उसके बाद इन पार्ट को देखें। अगर आपका पीछे का कंप्लीट है तो इस पार्ट के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, ये हमारा होगा अपवर्तक, अपवर्त, महत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त एवं लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों, इन सब की चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमें जानना होगा अपवर्तक क्या होता है। दोस्तों, हम जिस एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं वहाँ पर परिभाषाएं भी लिखने के लिए आती हैं, तो वहाँ पूछा जाएगा कि अपवर्तक किसे कहते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों, अगर अपवर्तक की बात करें, अपवर्तक को गुणनखंड भी कहा जाता है। गुणनखंड, ध्यान देना, अपवर्तक को गुणनखंड भी कहते हैं, ठीक है ना। दोस्तों, गुणनखंड को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फैक्टर, ठीक है ना। तो ये फैक्टर होता है। अब दोस्तों, जहाँ वर्ड बदला लग रहा था कि अपवर्तक क्या है, दोस्तों अपवर्तक का मतलब गुणनखंड। अगर आपसे कहा जाए 6 के गुणनखंड बताओ, 6 के गुणनखंड, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि 6 का गुणनखंड क्या होगा, तो दोस्तों ध्यान देना, 6 के गुणनखंड वे संख्याएं होंगी जिनसे 6 कट जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो 6 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। कटने का मतलब दोस्तों पूर्ण संख्याओं में कटना। आप सोच रहे हो कि 4 से भी कटेगा, 1.5 आ जाएगा। नहीं दोस्तों, पूर्ण संख्याओं में कटेगा तो वो बात होगी, ठीक है। तो दोस्तों, अगर यहाँ देखा जाए तो 6 के अपवर्तक जो है ना, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। अगर दोस्तों यहाँ अगर आपसे कह दिया जाए 8 के गुणनखंड, तो बताओ 8 के गुणनखंड क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 अपने आप में होगा। 10 के गुणनखंड अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। 12 के गुणनखंड अगर आपसे पूछा जाए तो दोस्तों आप बताएंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 12 होगा। तो आपको यहाँ एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आई होगी कि गुणनखंड का मतलब है कि उस संख्या को विभाजित करने वाली संख्याएं। जैसे 12 के गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? वे संख्याएं जो 12 को विभाजित कर देंगी, ठीक है ना। उसी तरह से परिभाषा को हम यहाँ पे बनाएंगे। आइए परिभाषा को बनाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अपवर्तक किसे कहते हैं, तो ध्यान देना दोस्तों, वे संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर दे, पूरी तरह से विभाजित करती हैं, उस संख्या की अपवर्तक उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। बात समझ में आया? वे संख्याएं जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करती हैं, उस संख्या की अपवर्तक कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल को हम ले लें, उदाहरण को ले लें, तो उदाहरण आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे है 15 के अपवर्तक, 15 के अपवर्तक। अर्थात दोस्तों यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि वे कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 15 को काट पाएंगी। तो देखो 1 से सारी संख्याएं कटती हैं, 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर दोस्तों ये 15 से कटेगा। तो दोस्तों ये 15 के अपवर्तक हैं।
जैसे दोस्तों यहाँ अगर आपसे पूछा जाए 20 के अपवर्तक 20 के अगर अपवर्तक यहाँ पे पूछे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 10 होगा और 20 होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम 35 के अपवर्तक पूछें तो आप बता पाएंगे? 35 के अपवर्तक आप बताइए जल्दी से, जल्दी लेकर बताइए, आपको कुछ सेकंड का समय हमने दिया है। आइए देखो, 35 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, फिर 35 से कटेगा। तो दोस्तों ये था अपवर्तक की परिभाषा। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है, आइए चलते हैं। दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे एक वर्ड यूज है समाप अपवर्तक। समापवर्तक, समापवर्तक, ध्यान देना। आप सोचते होंगे समापवर्तक क्या है दोस्तों, तो आप समझने का प्रयास करिए। जो समापवर्तक है ना, यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, समधन अपवर्तक। समधन अपवर्तक, सम माने होता है दोस्तों समान, और अपवर्तक का मतलब होता है दोस्तों गुणनखंड। गुणनखंड अर्थात दोस्तों जो समान गुणनखंड होंगे वे समापवर्तक कहलाएंगे। समझ में आए कि नहीं? जैसे अगर आपसे देखो, यहाँ देखा जाए, यहाँ पर है संख्या, ठीक है, और यहाँ पर है अपवर्तक। ध्यान देना, थोड़ा सा समझा, आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। संख्या जैसे दोस्तों हमने यहाँ पे दे दिया 12, यहाँ पे दे दिया 16, और हमने यहाँ पे ले लिया 20। ये संख्याएं हैं हमारी, और आपसे कह रहा है कि इनके अपवर्तक बताइए। ठीक है, इनके अपवर्तक बताइए। तो आप देखेंगे यहाँ 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से कट जाएगा। 16 देखा जाए तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा और 16 से कट जाएगा। 20 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और फिर 10 से कटेगा और 20 से कट जाएगा। तो दोस्तों अगर इसमें से आपसे कहा जाए, ध्यान देना, इसमें अगर आपसे कहा जाए कि समान अपवर्तक कौन है, समान अपवर्तक, अगर आपसे इसमें पूछा जाए इसमें से समान अपवर्तक कौन है, तो दोस्तों जो सभी में मिल रहे हैं गुणनखंड ना, वही समान अपवर्तक हैं। समान अपवर्तक मतलब समापवर्तक, सम का मतलब समान। आइए देखते हैं, देखेंगे 1 इसमें 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 तो 1 हो गया, ये 2 इसमें 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 तो 2 हो गया, ये 3 इसमें है लेकिन इन सब में नहीं है, 4 देखो इसमें 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 तो 4 हो गया, ये समझ में आया। 6 इसमें है ही नहीं, 12 इसमें है ही नहीं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि अगर कह दिया जाए कि 12 16 20 के समापवर्तक बराबर, तो आपका आएगा उत्तर 1 2 और 4। समझ में आए कि नहीं? 1 2 और 4 समापवर्तक। क्यों? क्योंकि ये समान वर्तक हैं। देखो ये समान अपवर्तक है ना, तो 12 16 20 के जो समापवर्तक हैं 1 2 और 4 हैं। समझ में आया दोस्तों? यहाँ पे एक वर्ड यूज है महत्तम समापवर्तक। तो यहाँ देखेंगे महत्तम समापवर्तक बराबर अगर देखा जाए तो महत्तम माने होता है दोस्तों सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, और समापवर्तक माने होता है समान अपवर्तक, सबसे बड़ा समान अपवर्तक। तो आप बताओ इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो ये है 4। देखो 1 2 और 4 में सबसे बड़ा कौन है? 4 है ना। तो दोस्तों यहाँ पर एक हल निकल के आया कि 12 16 20 का महत्तम समापवर्तक बराबर
दोस्तों यहाँ पे उत्तर आएगा निकल के 4। बात समझ में आया? तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आप नोट डाउन कर लेंगे। कर लीजिए नोट डाउन ताकि आपको याद रहे, नहीं भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप देखें, समापवर्तक मतलब समान सम में होना चाहिए जो इसको विभाजित करे। महत्तम का मतलब सबसे बड़ा। तो दोस्तों यहाँ से एक परिभाषा और आपसे पूछी जाती है कि महत्तम समापवर्तक किसे कहा जाता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि समापवर्तक किसे कहा जाता है, तो वे अपवर्तक जो दी गई संख्याओं में समान होते हैं उन्हें समापवर्तक कहा जाता है। आप लिख लीजिए, महत्तम समापवर्तक किसे कहा जाता है। तो देखो, जो समापवर्तक है वह एक से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन जो महत्तम समापवर्तक होगा ना, वो केवल एक संख्या होगी, क्योंकि सबसे बड़ी तो एक ही संख्या तो होगी। जैसे इसमें 4 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है कि ध्यान देना दोस्तों। आइए परिभाषा लिखते हैं, ये उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। आइए अगला चीज़ हमारे पास है महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ध्यान देना। अगर महत्तम समापवर्तक की परिभाषा को देखेंगे तो ध्यान देना, वह संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं, जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे। पूर्णतः वर्ड जो है ना दोस्तों, विभाजित करती है, पूर्णतः विभाजित करती है, वह उन संख्याओं का, वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। नोट देखें दोस्तों, इसे मासा, इसे मासा भी कहते हैं, इसे मासा भी कहते हैं। मासा दोस्तों अगर देखा जाए, मा माने है महत्तम, सा मतलब है समापवर्तक, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक, चलिए तो इस तरह से है। जैसे दोस्तों 12, 16, 20 का महत्तम समापवर्तक 4 है, अर्थात 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं यानी 12, 16 और 20 को पूर्णतः विभाजित करती है। 2 बार लिख दिए थे, पूर्णतः विभाजित करती है। तो उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है, अर्थात 4 इन 12, 16 और 20 का मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक कहलाएगी। कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, 4 से बड़ी नहीं है, जो 12, 16 और 20 तीनों को काट पाएगी। समझ में आया? इस तरह से है। उम्मीद है कि आप परिभाषा को भी लिख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। आइए कुछ और चीज़ें लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा होगा कि मासा ज्ञात करने की विधियाँ। ध्यान देना, तो यहाँ अगला टॉपिक हमारा है मासा माने महत्तम समापवर्तक। मासा ज्ञात करने की विधियाँ, मासा ज्ञात करने की विधियाँ कौन सी हैं? तो दोस्तों हमारे पास 2 विधि है। एक का नाम है गुणनखंड विधि, एक का नाम है गुणनखंड विधि, ठीक है। और दोस्तों एक का नाम है भाग विधि। 2 विधियाँ हमारे पास हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जो गुणनखंड मिलता है उन्हीं को ले लेते हैं और वह महत्तम समापवर्तक बन जाता है। और भाग विधि में तो भाग देते हैं, जो अंत में जिससे भाग जाता है वो उसका होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए,
उदाहरण के तौर पे अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे है 8, 12, 16 का मासा। ध्यान देना 8, 12, 16 का मासा आपको लेना है, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से देखो, गुणनखंड विधि से ये हम आपको गुणनखंड विधि से बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 8 है, फिर 12 है, फिर 16 है। चलो 8 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। 12 को तोड़ो, 2 दूनी 4 तिहाई 12। 16 को तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे मासा बराबर। अब बताओ, ये 2 सब में मिल रहा है, इसको ले लो। ये वाला 2 भी सब में मिल रहा है, इसको ले लो। अब देखो ये वाली रेखा पूरी सब में मिल गई, इसको ले लिया। एक ही इसमें से एक लेना है और इसमें से भी एक ही लेना है, हो गया। अब इसमें दो नहीं है, नहीं इसको भी ले लेते है ना। तो ध्यान देना इसका मासा कितना हुआ? 2 दूनी 4। ये आपका उत्तर हो गया। समझ में आया? जो सब में मिलेगा उसी को लेंगे। अब देखिए भाग विधि कैसे है। पहले हमारे पास ध्यान देना 8 है, 8 से हम 12 में भाग देंगे। 8 करना, 8 4 12, 4 बच गया। 4 से अब हम 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी 8, ये भी कट गया। अर्थात किससे कटा? 4 से। अब इसी 4 से हम 16 में भाग देंगे तो 4 चौक 16। ये देखिए पूरा कट गया कि नहीं? तो पूरा ये कट कितने रहा? 4 से। तो यहाँ पर मासा बराबर हो गया दोस्तों 4। ये एक आपका ये भी उत्तर हो गया। भाग विधि का एक तरीका और है, ये तरीका है, ध्यान देना 8, 12 और 16। ध्यान देना, जो नहीं जानते होंगे वो कहते होंगे आप एलसीएम बताना शुरू कर दिए। नहीं, भाग विधि का ये भी एक तरीका है। 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8। अब कोई संख्या नहीं जो सबको काट पाए। सबको मतलब 2 इन सब को काट दे रहा था, 2 इन सब को काट दे रहा था। कोई और संख्या लाओ जो 2 को, 3 को, 4 को सबको काटे, नहीं काट पाएगा। तो केवल यहाँ पे जो मासा होगा दोस्तों, यहाँ जो मासा होगा ये होगा 2 गुणे 2 अर्थात 4। ये उत्तर, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 1, 2 और 3 भाग विधि की एक सेकंड विधि है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं, कुछ और सवालें लेते हैं, आपको मासा ज्ञात करके बताते हैं। जैसे आपके यहाँ प्रश्न है, ठीक है। आप भी अपने पास नोट्स, किताब, प्रैक्टिस सेट, सीरीज सब रखे होंगे, उसमें से आप ढूंढिए और जो आपसे कहा जाए। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से, ध्यान देना, गुणन 48 64 72, 48 64 72, 48 64 72 का गुणनखंड विधि से इसने कह दिया है। आपके एग्जाम में भी कह देगा गुणनखंड विधि से मासा। ध्यान देना, ये कह रहा है गुणनखंड विधि से मासा बताइए इनका। तो चलिए 48 लेते हैं, फिर 64 लेंगे, फिर 72। चलो 2 दूनी 4 तिहाई, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिहाई 48। ये हो गया 64। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64। 72 का देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8। ध्यान देना 8 त्रिक का 24, 24 तिहाई 72। ये हो गया। इसका हमको ज्ञात करना है मासा। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। अगर आप देखो ये वाला पूरा 2 सब में मिल रहा है, ये वाला भी पूरा 2 सब में मिल रहा है, ये वाला पूरा 2 सब में मिल रहा है। ये 2 अब नहीं रह गए, 3 नहीं रह गए, बस इसका मासा हो जाएगा 2 इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8। तो दोस्तों इसका मासा जो होगा 8 होगा। समझ में आया कि नहीं? इस तरह से हम लगा पाएंगे। कुछ सवाल हमारे पास और हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि भाग विधि से 24 और 32 का मासा बताइए। आइए 24 और 32 का भाग विधि से मासा। 24 और 32 का भाग विधि से मासा, भाग विधि से मासा। तो चलिए
24 हो गया, 24 से हम भाग दे देंगे 32 में, ध्यान देना यही तरीका इसका है। अब चलिए 24 इकन्नम 24, 8 32, 8 बच गया। अब 8 से हम भाग देंगे 24 में, तो 8 त्रिक का 24। आप देख रहे हैं किससे कटा पूरा 8 से ना, तो इसका मासा जो होगा दोस्तों वो 8 हो जाएगा। ये हो गया। जो मैं एक और तरीका आपको बताया था जो आपके किताब में नहीं है, आपके सीरीज में भी नहीं है, कुछ कंपटीशन लेवल का तरीका है, उनको बता देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है 24 और 32। देखिए क्या करेंगे, 2 से कटेगा दोनों, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, फिर 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8। अब कोई संख्या नहीं है जो 3 को भी काटे और 4 को भी काटे। तो दोस्तों यहाँ पे जो मासा होगा, यहाँ पे जो मासा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो यही चीज़ तो यहाँ भी तो था, है ना। तो इस तरह से है। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन है उनको हम आपको दे रहे हैं, आप उनको ज्ञात करिए। कह रहा है कि 9 और 15 के समापवर्तक लिखिए। 9 और 15, 9 और 15 के समापवर्तक लिखो। 9 और 15 के समापवर्तक लिखो। चलो 9 और 15 के समापवर्तक लिखना है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप लिखिए। चलिए उम्मीद है कि आप लिख लिए होंगे। देखो 9 है, 9 का गुणनखंड क्या, कैसे कटेगा 9, 1 से 3 से और 9 से। 15 कैसे कटेगा, 1 से 3 से 5 से और 15 से, है ना। तो ध्यान देना, इसके समापवर्तक बराबर समापवर्तक। चलो बताओ कौन कौन से मिल रहे हैं। 1 सब में मिल रहा है, 3 दोनों में मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है कि नहीं, तो इसके 1 और 3 होंगे इसके समापवर्तक। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों इस तरह से सवालें हैं। हम आज जो जाने हैं इस वीडियो के अंतर्गत वो समापवर्तक को जाने हैं, नहीं अपवर्तक जाने हैं, जो है समापवर्तक को जाने हैं, महत्तम समापवर्तक को जाने हैं, और समापवर्तक यानी महत्तम समापवर्तक निकालने की विधियों को जाने हैं। ठीक है, कुछ सवालें हम आपको दे रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनका मासा निकालिए। ठीक है, देखिए कुछ सवालें हैं जो आपके यहाँ एग्ज़ाम में लगातार आई हैं, हम दे रहे हैं, आप उनको निकालिए और हो सके तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। 13 39 273, 13 है, 39 है और 273 का मासा अगर आपको आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इससे हमें पता चलेगा हमने जो आपको पढ़ाया वो समझ में आया है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि 12 और 36, 12 और 36 का मासा, ये आपसे पूछ रहा है। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप दोनों विधि से निकालेंगे, दोनों विधि का उत्तर एक ही आएगा। ठीक है, 4 18 12 का मासा, 4 18 12 का मासा, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप इसको भी निकाल करके जो कुछ आए कमेंट बॉक्स में ऐसे लिख दीजिए, 4 18 12 का मासा बराबर इतना, तो हम समझ जाएंगे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से, अगर आप ये सब लिख देंगे ना, तो फिर हम जो है अगले वीडियो में और अच्छी अच्छी बातें लेकर आएंगे, अर्थात अपवर्त के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों जैसे यहाँ कह रहा है 2 8 10 15, 2 8 10 15 के अपवर्तक बताइए, के अपवर्तक बताइए। अगर आप अभी पढ़े होंगे तो आपके समझ बताइए, तो आपके समझ में आया होगा कि 2 के अपवर्तक कौन हैं, 8 के कौन हैं, 10 के कौन हैं और 15 के कौन हैं। ये भी हम आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करेंगे। ठीक है ना। बाकी 14 28 एक और दे रहे हैं, 14 28 35 56, 35 56
का मासा आप दोनों विधि से निकाल करके कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वहाँ हम अपवर्त की बात करेंगे, अपवर्त और लघुत्तम समाप अपवर्त की बात करेंगे। फिर लासा और मासा में संबंध बता देंगे, कुछ क्वेश्चन करवा भी देंगे। इससे आपके अंदर एक पूर्णता आ जाएगी अपवर्तक और अपवर्त और महत्तम समाप वर्तक और लघुत्तम समाप अपवर्त को लेकर के। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपसे हम अंत में कहना चाहेंगे, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे हम वीडियो डालें सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, मस्त रहें, आह्लादित और प्रसन्न रहें। संसार की सारी खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।